सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से कृष्णा सोबती जी पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग अनुशासनों से लोग कृष्णा सोबती जी के रचनात्मक अवदान पर बातचीत कर रहे हैं और उनकी शख्सियत के भी कई पहलुओं से अपनी बात रख रहे हैं। मित्रों, यह इस एकाग्र की 10वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ रश्मि रावत जी जुड़ी हुई हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बहुत शुक्रिया अर्पण कुमार जी आपका। साथियों, रश्मि रावत ने कृष्णा सोबती जी के साहित्य पर काम किया है और उनकी कृतियों पर इनके कई आलेख बीच बीच में कई महत्वपूर्ण जगहों पर प्रकाशित होते रहे। आज जो इनका विषय है इस वक्तव्य के लिए जो हमने इनसे विचार विमर्श करके रखा है, वह यही है कि किस तरह से जो हमारी विरासत है उसका अपना एक निरंतर है। जो भी महत्वपूर्ण लेखन हो रहा है और जिस तरह के लेखन की परंपरा में कृष्णा सोबती जी के साहित्य की जगह है, आगे भविष्योन्मुखी उसकी उपयोगिता किस तरह की है, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका क्या महत्व है, चाहे एक समावेशी स्तर पर हम बात करें जिसकी चर्चा कल रूपा सिंह जी ने भी की, या जो भी एक लोकतांत्रिक परिदृश्य उभर कर आता है, स्त्री पुरुष समानता से लेकर हर व्यक्ति के समाज में एक महत्व को रेखांकित करने की कोशिश और यह सब करते हुए एक निरपेक्ष रूप से स्वयं को भी आंकने का प्रयत्न, यह सब सोबती साहित्य में हम पाते हैं। ऐसे में इनके लिखे का, सोबती साहित्य का आगे किस तरह का महत्व होगा, इस पर खास तौर से रश्मि रावत चर्चा करेंगी। कुछ ऐसे उपन्यासों पर भी बात करेंगी जिनकी चर्चा अब तक की कड़ियों में कुछ कम हुई है। तो आइए मित्रों, हम रश्मि रावत जी को सुनते हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय रश्मि रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण कुमार जी आपका। हाँ, सबसे पहले मैं जन सुलभ पुस्तकालय का और अर्पण कुमार जी का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी प्रिय कथाकार को, जो हम सभी के कथाकार है, हम तो उनको अपनी स्त्री के तौर पे भी पुरखन मानते हैं और रचनाकार की तो अपनी एक उनकी विरासत है ही, उनको याद करने का मौका उन्होंने ऐसे समय पे दिया जिस समय कुछ वैश्विक परिदृश्य कुछ इस तरीके का है कि एक अजीब सी अवसाद में हम घिर रहे हैं, जो इतने दिनों के जो समाचार हैं। और ऐसे समय में कृष्णा सोबती के साहित्य को जो थोड़ा सा खंगालना तुरंत पड़ा, तो उसने, उनके शब्दों में एक ताकत है, उनके शब्द एक ऊर्जा देते हैं। वो जिन चीजों में हम कुछ प्रत्यक्ष तौर पे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, वहां पे एक साहित्यकार की भूमिका में होने से, या एक पाठक की भूमिका में, या एक नागरिक की भूमिका में होने से किस तरीके से हम अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को सक्रिय रख सकते हैं, ये उनके साहित्य में बहुत अच्छी तरीके से आता है, उनके पूरे जीवन में, उनके रचना कर्म में। तो वो ताकत पाने का एक अच्छा समय था। और खास तौर से जैसे जब भी कभी दो राष्ट्रों के बीच में कुछ होता है, और अगर ये युद्ध होने बंद नहीं होते, उस सारी चीजों में तो मैं नहीं जाऊंगी, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो युद्ध शब्द है, ये जो विभाजन शब्द है, ये जिस भूगोल की सीमा पे पूरे के देश को एक तरीके से लोकेट कर देता है, पूरा देश की जो आंतरिक परिधि में जो धड़कता हुआ जीवन, जो प्रकृति, उसका जो सब कुछ है,
उसको हाशिए में डाल के एक सीमा रेखा को ऐसा मतलब ओवर ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि उसका सदियों तक प्रभाव रहता है कि हम जो है देश को, देशभक्ति को एक सीमाओं के हवाले से समझें। और फिर अगर हम ऐसे समय में कृष्णा सोबती जी को पढ़ने का जब मौका मिला, तो वहां पे जिस तरीके से जिंदगानियां धड़कती हैं, ऐसे शब्द उनके जिंदा जान की तरह से धड़कते हैं, और जिस तरीके से उनका प्रकृति का प्रेम आता है, आप एकदम पंजाब की पूरी संस्कृति की एकदम खुशबू ले सकते हैं। आप वहाँ झेलम चनाव का इस तरीके के, आप अगर वो जो भी वर्णनों में गुजर रही हैं, आप उसको सूंघ सकते हैं, उनके पहाड़ों के उसके। तो देश को जहां से देखा जाना चाहिए, उन धड़कनों तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लौटा लाए अर्पण जी इस प्रस्ताव को मुझे देके। और इन्होंने जो मुझे विषय दिया है, इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया वो विषय, बहुत अच्छा मुझे लगा। विरासत का निरंतर्य, ये शब्द भी अपने आप में इतना अच्छा है। और इनका मुझे अचानक ही आज फोन आया था कॉलेज में कि आज आप बोलेंगी क्या, तो मैंने कहा कि मैं तो कॉलेज से ही शाम को पहुंचूंगी तो मुझे दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा आपके तो आलोचना प्रतिमान हर जगह इतने लेख छपे हैं, तो आप थोड़ा भी देखेंगी तो आप बोल पाएंगी। तो ऐसा कह के मुझे ऐसे लगा जैसे कि इन्होंने उनकी जो विरासत है उसकी निरंतरता में, मतलब हमें एक कड़ी मान लिया है कि हाँ, हम थोड़ा बहुत तो डिजर्व करते हैं कि हम कृष्णा सोबती के किसी एकाध कण को समझने तक पहुंचे हैं, और हम उस विरासत के, जैसे मेरी तो एक लेख में लाइन भी है कि हम आगे, हम अपने पैरों से उनकी आगे की यात्रा तय करेंगे। या कृष्णा सोबती का परिवार बहुत बड़ा है, उनकी तो परिवार इतनी बेलें चारों तरफ उनकी संततियां फैली हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे उनके इस प्रस्ताव ने और उनके इस वाक्य ने जो आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया, उससे लगता है कि उस कड़ी से उन्होंने हमें जोड़ दिया, जिस कड़ी, उस निरंतर्य में मैं उन सारे लोगों को पाती। ये 10वीं कड़ी है, तो 9 वक्ता, बहुत महत्वपूर्ण वक्ता बोल चुके हैं, और जो यहाँ पे शिवी सरोजनी जी, आरपी सिंह जी, रितु डिमरी नौटियाल जी जो जुड़े हुए हैं, तो कृष्णा सोबती के प्यार में ही वो यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि उस कड़ी से हम सब जुड़ गए हैं। मैं जो बोलूंगी उसके मेरे 3 हिस्से होंगे। मैं लगभग, रक्षा जी नमस्कार आपका, उस कड़ी में हम सब शामिल हैं। उसके 3 हिस्से मैं करूंगी कि मैं थोड़ा सा मेरे इतने सालों से जो, जिस तरीके से मैं कृष्णा सोबती मेरे दिल में बसती हैं, अनगढ़ भाषा में ही सही, मैं थोड़ा सा वो बोलूंगी। फिर मैं कुछ कृष्णा सोबती के भाषा में ही उनके शब्दों को पढ़ के बताना चाहूंगी कि क्या उनकी विरासत है जो हमें वहन करनी है। उसके बाद मैं उन उपन्यासों के कुछ हिस्सों तक आऊंगी जो चन्ना और सरगम और गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक हर जगह सरहदें विलय होती हैं उनके चीजों में। तो मैं उनका कुछ हिस्सा पढ़ूंगी, और अंत में जैसे अगर मुझे लगेगा कि अब घंटा क्रॉस नहीं मैं करना चाहती, जैसे ही मुझे लगेगा कि अब घंटा भर होने वाला है, मेरी जहां भी बात होगी मैं वहां पे रुक जाऊंगी, और एकदम कंक्लूजन में ये बताऊंगी कि अब हम भविष्य में कहाँ, जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। मेरा सब लोग में जब उनके एकदम से न रहने पे कई जगह से जो फोन आए, तो उसमें जब तत्काल जो लिखते हैं कि एकदम आप घटना सुनते हो, आप वो रह जाते हो एकदम शॉक्ड, और फिर जो लिखते हो, तो वो पहले वाक्य जो मेरे दिमाग में आया, जो शीर्षक भी था कि जहां से तुम रुके वहां से हम चलें। तो वो कौन सा बिंदु है जहां से हमें लगता है कि हमें आगे चलना चाहिए, उस बात को बता के मैं वो खत्म करूंगी। और इस बात में मुझे कोई गलती नहीं लग रही है, कोई अनुचित नहीं लग रहा है कि हम अचानक घंटे में जहां पे भी हम होंगे मैं वहीं पर वाइंड अप करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि 8 बजे फिर मृदुला गर गाएंगी। उससे पहले रूपा सिंह, रेखा सेठी जी और बहुत सारे लोग आके जा चुके हैं। तो एक निरंतरता सी कड़ी है, जितनी नदी एक बह रही है उसमें से जितनी देर हम साथ हैं और फिर कोई दूसरा आएगा। तो उस कंक्लूजन को एक बहुत घिरी हुई चौहद्दियों में बांधने की कोशिश मैं नहीं करूंगी। तो मैं किस तरीके से उनकी इस विरासत को देखती हूँ, ये कहने के लिए मैं सारे हवाले उन्हीं की रचनाओं से लूंगी। तो कृष्णा जी की रचनाओं में
एक मेरे को हिंदी साहित्य में बहुत कम दिखता है कि बहुत खाने पीने जीने की बात हुई हो इस तरीके से कि आपको रोटी की लहक, वो रोटी की खुशबू आपको ऐसी मदहोश कर दे रही है। कुछ दिक्कत है अर्पण जी? मैं जारी रखूं ना? बिल्कुल, आप जारी रखें जी। जी जी। उनको चलती वो बहुत ज्यादा है, पहाड़ों की यात्राएं तो वो करती ही हैं, सपनों में भी चलती हैं। चलना इतना है कि कभी कभी उनकी उनकी रचनाएं पढ़ते पढ़ते मन करता है कि थोड़ी देर किताब रख के बस चलना शुरू कर दो, एकदम थिरकन सी आ जाती है। गति बहुत है, और गति अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जो जितने भी जड़ ढांचे हैं उसको तोड़ती है। आपको जब उनकी रचनाएं हम पढ़ेंगे तो गति के बिंब हमारी चेतना में जाते रहते हैं और वो स्थिर ढांचे अपने आप टूटते हैं। आप कुछ नया अलग सोचने की कोशिश करते हो, और उनके शब्दों में भी गत्यात्मक बिंब बहुत हैं, और उनके पूरे के पूरे चरित्र गतिशील हैं। तो वो गतिशीलता की जो अपना एक उसमें है, और उनकी एक लाइनें भी हैं जो मैं थोड़ा ठीक से ही पढ़ना चाहती हूँ कि हमें लेखक को हमेशा उगते रहना पड़ता है, तो वहां भी हमें दिखेगा कि एकदम प्राण फूटना और गत्यात्मकता उनके वहां कितनी मिलती है। फिलहाल मैं ये कह रही हूँ कि वो जो उनकी किताब है ए लड़की, उसमें अम्मू लगातार एक रस भरे गृहस्थ जीवन का सुख विभोर चित्र खींचती हैं कि जो गृहस्थ जीवन है वो कितना अच्छा है और क्या फायदा ऐसे जीने का अगर अपनी बेल ही नहीं हुई तो। उसके मगन होके जब चरित्र खींचती हैं, फिर बीच में जब काफी बोल चुकी होती हैं, तब उनके दिमाग में ये भी आता है कि लेकिन गृहस्थी का चप्पू ढोते ढोते स्त्री का कोई भी चप्पू चलाते चलाते स्त्री का कोई आपा नहीं बचता। ये भी कहती है कि वो दूसरों के लिए ही पूरी खप जाती है, और वो लड़की के लिए कह रही है कि तुम ना तो परेशान होना जानती हो ना करना जानती हो। ऐसे व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम परिवार नहीं है। बार बार उनको इस बात का एहसास है कि जो परिवार है वहां ये संभव है। अभी जो परिवार की संरचना जिस तरीके की आज तक है वो उस तरीके की नहीं है जहां आप परेशान ना होना चाहें और परेशान ना करना चाहें। या बार बार जो शब्द उनके यहाँ बहुत आता है, दूसरेपन का सम्मान, दूसरेपन का सम्मान, वो जब तक करना ना आए तब तक परिवार में जी नहीं सकते। ये बात भी अम्मू खुद ही कहती हैं, और बाद में ये कहती भी हैं कि तुमने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे बनाई, इसका बहुत महत्व है। और उस समय वो कहती हैं कि मेरी वो जो अम्मू है वो पहले घोड़े चलाती थी, अब इसके बाद उनको कहीं यात्रा तक करने को नहीं मिलती है, तो मेरी यात्रा करने की साध रह गई। और बार बार वो सपनों में जूते देखती हैं। और कृष्णा सोबती मैंने अभी बताया कि हम शब्दों के आलोक में देखें, उनके संस्मरण सुने, उनके इंटरव्यू सुने, तो वो चलती बहुत है। तो ऐसा लगता है कि अम्मू जैसे कृष्णा सोबती के जूतों से ही यात्रा कर रही होंगी, लगता है कि जैसे अम्मू की साथ पूरी कर रही हूँ। एक और शब्द मैं आपको दिलो दानिश से बोलना चाहूंगी, जहां उसकी नायिका जब अपने व्यक्तित्व को एसल्ट करती है तो भी वो जूते के माध्यम से करती है। जब वो उनके छोड़ देते हैं, उनको जिनके साथ वो रह रही थी, अपनी गृहस्थी में लौट जाते हैं काफी इनके बच्चे बड़े होने के बाद, तो पहली बार इनको जूते पहनने की कई दिनों बाद जरूरत पड़ी। तो वो जब जूते पहनने के लिए जब जाती हैं तो उनको वो मिल नहीं रहे होते हैं, तब उनको ध्यान आता है कि पैर मेरे थे और मैंने किसी और को दिए हुए थे। तो उस जूते के माध्यम से अपने पैर खुद के होना, उसको एसर्ट करना, और एक बार जब कोई अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, इनका एक पात्र जब वो खुद को एसर्ट कर लेता है, उसके बाद तो जो उसका रुआब है वो देखते ही बनता है। इतना अधिक अच्छा वर्णन उनका उस वहां पे है कि सारी की सारा ऐसा लगता है कि जैसे उसके बाद तो जितनी चमक है सारी महक बानो खींच के ले गई हैं। और अपनी बेटी की शादी में परी जैसी उतरती हुई माँ, तो प्रौढ़ स्त्री का इतना सुंदर वर्णन, इतनी काम्य हो वो हर किसी के लिए कि हर कोई उसे नजरों से देख रहा हो कि सबकी आंखें चकाचौंध हो जाएं उसके रुआब से। ये वर्णन भी साहित्य में कम आए थे। तो यहाँ पे भी जब वो एसर्ट करती है और खुद को अपनी शर्तों में जीना, चाहे वो चन्ना हो जो उनका सबसे पहला उपन्यास है मगर छपा सबसे अंत में है, उसकी चन्ना हो, तो ये भी उनका जूतों के माध्यम से आता है। और यही उनकी परंपरा है, अपनी शर्तों पे जीना और दूसरेपन का सम्मान। और उनकी परंपरा में क्या आता है कि प्रौढ़ स्त्री को जिस सौंदर्य से, जिस रस से
जिस तरह से उन्होंने याद किया वो पूरी एक विश्व विरासत का जैसी चली आ रही थी हिंदी साहित्य का, उसका वो अतिक्रमण करता है। क्योंकि अगर हम जड़ता से चीजों को देखें तो जड़ समय के साथ जर्जर होता है, चेतना समय के साथ उन्नत होती है। उनकी जो नायिकाएं हैं समय उनको पक के परिपक्व बनाता है, और जो एज का जिस तरह का मिथक है वो अभी भी उपन्यासकार दबे छुपे ढंग से ये काम करते ही हैं कि दिख जाता है कि बाहर से उनके वक्तव्य कुछ भी हो पर सम्मान किधर को उनका स्त्री का होता है वो अभी भी दिखता है। तो इस तरीके की जो विरासत कृष्णा सोबती ने छोड़ी स्त्रियों को लेके, मैं ये कहना चाहती हूँ। और एक थोड़ी सी बात अम्मू ए लड़की की किताब से और करके, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भविष्य में किधर से हमारी यात्रा हो उसका एक संकेत मैं दे देना चाहती हूँ बाद में अगर नहीं भी उसका समय मिला तो। वो ये कि वो लगातार शुरू की किताब में लगातार वो बेटी को बता रही है कि तुम्हारी बेल नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खराब है, तुम्हारी कुछ है, पर लड़की इतने धैर्य से सुनती रहती है। एक जगह भी अगर लड़की वीक पड़ती कि मैं अम्मू की बात मान के, और मेरे को जितने भी हमारे वरिष्ठ आलोचक हैं उन्होंने मित्रों मरजानी और ए लड़की को बिल्कुल परिवार का महत्व स्थापित करने वाली रचनाएं बताई हैं, तो अगर इस तरीके की बात अम्मू को भी अगर उन्होंने प्रतिनिधि बना दिया होता इन तमाम आलोचकों का, और अगर उनका आलोचकों का प्रतिनिधि बना दिया होता अम्मू की बात में, वो उनकी आलोचना सुन रही होती, तो लड़की जो है विचलित हो जाती, क्योंकि फिर वहां जजमेंट है। लेकिन लड़की अविचल खड़ी रही अपनी जमीन पे, जो उसने परिवार संस्था और समाज और उसकी अपनी जो नजर थी उस नजर से जैसा उसने जिंदगी को जाना, वो उस अपनी जड़ में मजबूती से खड़ी रही। उसका परिणाम ये होता है कि बार बार बोलते बोलते जब आपकी जो सभ्यता की ओढ़ी हुई लेयर होती है वो जब खत्म हो गई अम्मू की, तब उनके बदहवासी में भी और उनकी सच्चाई में ऐसी सारी चीजें निकलने लगी कि जिससे परिवार संरचना की असली सच्चाई सामने आई, और उन्होंने खुद उसकी सराहना वो करती हैं कि जो लड़की अपनी शर्तों पे जीती है। और ये इतनी बड़ी बात है कि इसकी कीमत अगर परिवार का जो इतना सारा सुख विभोर करने वाला रस है उसको देके भी चुकाना हो तो चुकाना चाहिए। और उसके बाद वो सारी बातें यात्राओं की और अपनी जितनी भी उसकी कसक परिवार में रह गई है वो सारी बातें लड़की से शेयर करती है। तो लड़की चट्टान थी जिसमें परिवार के जो भी सौंदर्य हो सकता है उस सारे सौंदर्य का निर्झरा बह रहा था। अगर लड़की चट्टान पर्वत की तरह उन्नत पर्वत ना होती, अपनी जगह से में अडिग न रहती, तो वो इतना सुंदर झरना नहीं बन पाता जितना सुंदर झरना वो पूरी कृति में बनता है। एक बार भी अगर वो डिग जाती तो वो इतना सुंदर झरना दो अलग अलग जिंदगानियों का एक चट्टान है। एक में सामंतवाद और पितृसत्ता की जितनी भी खूबसूरतियां हो सकती हैं वो रस बन के बह रहा, और एक दूसरी है जो अपनी शर्तों पे जी रही है। और इस समय समाज का विकास इस हद तक नहीं हुआ है कि आप उस रस को किसी और तरीके से पा सकें, तो उन दोनों के मिलने से वो जो इतना सुंदर झरना बन रहा है। ए लड़की को पढ़ते हुए हमको लगा था कि हम आने वाले कृष्णा सोबती की रचनाओं में कुछ ऐसी रचनाएं पढ़ेंगे कि जिसमें एक में पर्वत है तो झरना नहीं है, झरना है तो पर्वत नहीं है। तो जब इतना सारा दौर निकला तो हमें लगा था कि आने वाले समय में हमें कृष्णा सोबती की ही लेखनी से, उनकी जादुई कलम से, जो भाषा उनके पास है, जो एकदम पन्नों पे शब्द जब रोपती है तो लगता है कि उसमें एकदम जिंदगी उगाई हो, ऐसी भाषा में हमने सोचा था कि पर्वत और झरना एकाकार जिस व्यक्तित्व में, जिस स्त्री में हो गए हैं, शायद ऐसे स्त्री किरदार भी हमको वहां देखने के लिए मिलेंगे। और कौन सी वो निरंतरता है जिसे हम आगे बढ़ाना अब हमसे मेरा मतलब है कि मैं देखना चाहूंगी कि अगली पीढ़ी की रचनाओं में वो आए, वो होगा कि जहाँ पे ये रस और चट्टान मिल गई हैं, जहाँ अम्मू और जो बेटी है वो दोनों एक ही जिंदगी में जीते हुए, यहाँ तो परिदृश्य दो जिंदगानियों को मिल के पूरा हो रहा है। वो यात्रा मैं मानती हूँ कि निरंतरता की होगी। तो
तो उनकी विरासत का ये सम्मान हो पाएगा। लेकिन रियल जगत में क्या हुआ, उस दिन अर्पण जी हिमानी शिवपुरी जी से बात करते हुए कह रहे थे कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी को कोट करते हुए कि जो मित्रों है वो ऐसे टन से परिवार की संरचना, जो जड़ संरचना में पड़ी मित्रों एक लाठी है, और उसके बाद परिवार की, मित्रों में तो बदला, परिवार में वापसी होती ही है उसकी, लेकिन परिवार की जड़ संरचना भी टूटती है उसकी आमद से। तो जिस तरीके से मित्रों के आमद से परिवार संरचना में अपना वो होता है, विकास होता है, वैसा कोई विकास हिंदी समाज में कृष्णा सोबती के आने से होता हो ये नहीं दिखता। शायद यही रीजन होगा कि उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं उनकी अपनी लॉ, एक स्त्रीत्व का जो ताप उन्होंने सृजित किया था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अंत समय तक आके आके जो बाहर की पैट्रियार्की है उसने उनकी लेखनी पे असर डाला। हम हशमत के 4 भागों में सिर्फ 3 स्त्रियां आती हैं, और अगर आप उनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो उनकी रचनाएं पढ़ने में हमें ये बात साफ दिखती है कि उन्होंने सारे सौंदर्य की बागडोर जो है स्त्रियों के हाथों में दे दी है। अगर तुमने उनके लिए परिवार की चौहद्दी रखी तो परिवार का वर्णन कृष्णा सोबती का ऐसा है कि सारे लोग पलते तो परिवार में ही है, वो परिवार की बागडोर बड़ी सुंदर खूबसूरती से आके स्त्रियों के हाथ में दे देती है। जैसे एक दादी अम्मा कहानी है, उसमें पूरा वो खानदान ही दादी अम्मा का है, पुरुष का उसमें नाम ही नहीं है, पुरुषों के किरदार का। एक तरीके से वो दादी अम्मा, फिर उसकी बहू, फिर उसकी बहू, तुम बहू ले आए, पत्नी ले आए, तुम निमित्त थे लाने के, अब तुम्हारा काम खत्म। वो अखबार पढ़ रहा है या कहाँ है उसका पता ही नहीं, नाम ही नहीं है किसी पुरुष का। तो इस तरीके से हम नेम प्लेट में भले हो तो वो करती क्या है कि सारे जीवित स्पंदन स्त्रियों के हाथ में दे के उनका जो हर प्रौढ़ औरत का सौंदर्य हो, उम्र के बढ़ने के साथ विकास हो। चन्ना में जब बार बार उसको सुनने को मिलता है चन्ना उपन्यास में कि अगर ये स्त्री होती, नहीं काश चन्ना लड़का होती तो ये इतनी काबिल है कि ये क्या ना कर लेती। तो वो फिर धीरे पूरी ही लड़के की तरीके से एक जिंदगी जी के पूरे एसर्ट करती है। मतलब उसके सामने प्रतिभा में कोई उसके सामने वो सबसे एकदम सर्वोच्च, बहुत बढ़िया उसका हर काम करने का तरीका था, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर थी, घोड़ा चलाना हो, काम करना हो, कुछ करना हो, वो सब कुछ कर सकती है। और अंत में बहुत संतुलित और अच्छे निर्णय लेते हुए भी वो अपने जो नाना की पूरी बागडोर है जिंदगी की वो संभालती है। तो यहीं से मैं दरअसल मैं उनकी विरासत बताते बताते ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें आगे कहाँ से चलना है। चन्ना वैसे उनका पहला उपन्यास है, इसलिए मैं चन्ना को उस ढंग से हमने पहले लिखा था, छपा भले बाद में है। अब चन्ना में वो बागडोर तो सामंती नाना की ही संभाल रही है ना, जबकि वो बाहर से पढ़ के आई है, जबकि उसको अपनी सौतेली माँ के साथ के जो उसने रिलेशन है वो भी बाद में उसने ठीक कर लिए थे, ये सोच के कि मतलब जब उसने देखा कि जो पुरुष का पति का जो सामंती घरों में जो सलूक है उसमें मारी तो पत्नी ही जाती है, चाहे तुम आपस में एक दूसरे से कितना ही दुश्मनी रख लो। तो ये सोच के उसको सब उससे सहानुभूति होती है, बहुत अच्छा रिलेशन उसका बनता है। परिवार का तो सारा जितनी ब्यूटी थी वो सारी उन्होंने उसमें उभारी ही है, अन्य उपन्यासों की तरह से इसमें भी। तो उसके पास जो मेधा है उसकी वो काफी उन्नत हो चुकी थी, बट अंततः वो सामंती ही उसमें जाती तो है ही। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि अगर सामंतवाद या संयुक्त परिवारों में, परिवार की अपनी संस्था में जितनी खूबसूरती हो सकती है, उसका उस सौंदर्य का भी वो अपने पूरे चरम के साथ वो उसको उभारती हैं, और उसके जितने भी बंधन है वो भी वो बहुत उन्हें अच्छे से दिखाती हैं। हाँ, उसके वो पूरा का पूरा सिस्टम कहीं दरक जाए ये कैसे होगा, ये गूंज उनके उसमें थोड़ी कम मिलती है, तो उस एक परिधि में। लेकिन उनके पास ताकत क्या है, एक बहुत बड़ी बात जो है कि इतना लंबा रचना काल बहुत कम रचनाकारों को मिलता है कि स्वतंत्रता के से पहले वो थी, विभाजन उन्होंने अपनी पूरी चेतन अवस्था में देखा, झेला, उसके बाद फिर देश का स्वतंत्र होना, फिर विभाजन जितनी बड़ी घटना, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा परिदृश्य जो भी देश ने किस तरह से विकसित किया, फिर उदारीकरण का दौर, फिर उग्र पूंजीवाद का, फिर उसके बाद
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो जिसमें चमक दमक से सारे एकदम चारों तरफ चमक दमक, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो जहां पे एक सभ्यता दूसरी सभ्यता में बदल रही है, उस धार पे वो अपने कथ्य को पकड़ती हैं। ये उनकी इतनी अधिक ब्यूटी है कि दो युग संधियों पे या दो पहचानों की जो मिलन स्थली है, वहां पे खड़े होके वो दोनों तरफ की नजर बनाते हुए उनकी सीमा और उनका बताना, वो अपने आप में ही ये दिखाता है कि इन परिधियों का, कि उनकी इन परिधियों का वो पिघल लेना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ये परिधियां पिघल जाएं। वहां पे ऐसा कोई वैचारिक आग्रह नहीं मिलेंगे कि सामंतवाद कैसे टूटेगा, लेकिन उनके चयन में ये शामिल है कि वो कथ्य वहां से उठा रही हैं जहां पे एक सभ्यता दूसरी में बदलती है, तो उस संक्रमण बिंदु से, और नजर आपकी दोनों तरफ है, तो वो बताता है। और अगर हम इसी ढंग से हम विभाजन के समय को देखें तो पाकिस्तान गुजरात से हिंदुस्तान पर वो वहां पे भी एक सरहद है, वहां पे पहचान की सरहद है। ऐसे ही स्त्री पुरुष की सरहद, शहरी और ग्रामीण की सरहद, अमीर और गरीब की सरहद। तो जिस सरहद से खड़े होके वो सारी चीजें देखती हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे इस्मत चुगताई को एकदम पता है, साफ साफ पता है क्या उनकी वैचारिकी है और किस तरीके से उन्होंने जीना है। इतनी साफ स्पष्ट समझ कृष्णा सोबती के वहां पे कम मिलती है, क्योंकि उनके यहाँ एक अंतर्द्वंद है जो लगातार बना रहता है। और ये अंतर्द्वंद होना तो एक तरीके से आधुनिक समय में कौन है जिसके अंदर अंतर्द्वंद नहीं है, तो अंतर्द्वंद होना ही तो उनको एक जेन्युइन स्त्री में परिणत करता है। और इंसान के अंतर्द्वंद जितने बड़े होते हैं उतना अधिक वो बड़ा होता है। तो उस तरीके से हम दिखते हैं कि उनके पास कितने सारे अंतर्द्वंद हैं, तो उनकी चेतना की कई सारी परतें हैं। अंत तक इन सारी पहचानों का एक साथ क्या हो सकता है, ऐसा कोई समाधान मुझे नहीं नजर आया। हो सकता है ये मेरी सीमा हो, लेकिन इतना समझ आया कि वो समानता के मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की बहुत प्रबल पक्षधर हैं। निर्भीक, अनभय, कबीर जैसा ही सांचा उनका भी है कि जिसे सही समझती है उसे करने में कोई गुरेज नहीं है। और इतनी सारी चेतना की परतें हैं जिसको पूरी सौंदर्य और उसकी पूरी सीमाओं के साथ वो रखती हैं। तो चेतना की इतनी परतें होना भी शायद उनके लोकप्रिय होने का एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि जैसे जो हर कोई उनके साथ अपने अपने ढंग से रिलेट कर सकता था। इस कारण हालांकि उनके साहित्य की समझ में भी थोड़ी कमी रही होगी, जैसा कि मुझे लगता है कि रत्ती को, मित्रों को, लड़की को, मुझे नहीं लगता कि अब जब से स्त्री रचनाकार आ रही है उसके प्रति समझ थोड़ी सही बनी है, लेकिन उससे पहले की समझ मुझे नहीं लगता कि कृष्णा सोबती भी संतुष्ट रही होंगी। बल्कि मुझे लगता है कि उनकी आगे की जो रचना यात्रा है वो आलोचना के परिदृश्य में स्त्री दृष्टि नदारद होने से जो रिसेप्शन था उसने भी उनकी लेखनी को बहुत प्रभावित किया। मेरी कम से कम ये सोच है, क्योंकि मतलब फर्क पड़ता है ना। अगर मित्रों का परिवार थोड़ा भी विलय ना करता उस समय तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता, लेकिन सरदारी लाल उसके साथ गति करता है। वहां पे वो लोग उसको एकदम एक आदि महक जो मित्रों की थी उसके साथ उनके भी थोड़े बहुत जो सांचे हैं वो पिघलते हैं। लेकिन हिंदी समाज जिस दिए की भित्ति में लौ को जलना होता, वो अपनी भित्ति उसने थोड़ी सी भी छोटी की हो लौ को पिघलने देने के लिए, ऐसा लगता नहीं। तो उसका फर्क उनकी लौ में पड़ा। अब मैं थोड़े से कृष्णा सोबती के शब्द की एक नागरिक के तौर पे उनकी क्या विरासत है, एक लेखक के तौर पे उनकी क्या विरासत है, वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो शब्दों के आलोक में सर्जक की आंख शीर्षक से वो जो लिखती हैं, हम जितनी बार जीवन को रचना में गूंथ लेने के लिए शब्द के पुण्य को सुरक्षित करते हैं, उतनी बार नमन करते हैं। नमन करते हैं अपने पुरानों को, प्राचीनों को, अपने नयों को। रचनाकारों की यह अटूट कड़ी है। छू पाते हैं क्योंकि शब्द की लिखत है, दोहराने की स्मृति है और स्मृति अनश्वर है। हर बार रचना की संज्ञा में जन्म लेती है दोबारा प्रवाहित होने को, इस पार से उस पार तक।
फिर मनुष्य की यही परिक्रमा इस श्लोक में बार बार बारंबार। मृत्यु से यही है जीवन की मुखामुखी। मुखामुखी शब्द बड़ा अच्छा है। मृत्यु से जीवन की मुखामुखी, इसके चलते न आरंभ मात्र आरंभ है, न अंत मात्र अंत है, बस उदार का उद्दात है जो साहित्य में संचित है। तो मैं इन शब्दों को दोहराने का मेरा ये अर्थ इसलिए भी था कि पुराना पूरा उनके साहित्य में संचित है और नए को नमन करने की उनमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, बल्कि इतना उनको खुददारी उनके अंदर बहुत थी। और उनके बारे में जो जीवन प्रसंग मिलते हैं उससे ऐसा लगता है कि वो बहुत जिस तरह का दोस्ताना कि हर कोई उनके साथ सहज हो वो नहीं हो। वो हर स्त्री को खैर अपनी एक बाउंड्री बनानी भी पड़ती है अगर इस मर्दवादी समाज में अपने को अपनी स्वत्व के साथ रहना हो तो। बट मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब हम उनके साहित्य में देखते हैं तो जो भी कुछ विराट है इस जीवन में, उसके प्रति उनके जो एकदम अकिंचन भाव के साथ उसके साथ जाना, ये उनके वक्तव्य में भी है, साहित्य के बाहर के और साहित्य में भी मिलता है। और जहां तक नयों की बात है तो अभी गीतांजलि श्री जी भी किसी प्रोग्राम में अभी बता रही थी कि मैंने उनसे फोन में कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, तो वो इतनी विनम्रता से बोलने लगी कि हाँ वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं है, तो थोड़ी कम तैयारी है पर कर सकते हैं। तो वो समझी कि उनको गीतांजलि श्री जी के रचना यात्रा पे बात करनी है, तो उसमें भी उतनी ही सहज है। और जितने भी हम युवा लोगों के देखते हैं कि उनके अपने युवा जो लोग हैं, युवा लेखक, उनके समय की उनके पास जितनी इज्जत है, उनके काम की, उनकी ऊर्जा के प्रति जो उनका सम्मान है, वैसा हमें हिंदी साहित्य में कम मिलता है। और मैं उनकी लाइनें पढ़ना चाहूंगी क्योंकि लेखक को वो जो मानती हैं और एक लेखक के बारे में उन्होंने जो कहा है, हम बेसिकली उन्हीं की तरह से उनको याद करते हैं। लेकिन अभी हम ऐसे कोई लेखक नहीं बने कि जिसमें मैं मानूं कि हाँ हम उनकी अगली पीढ़ी किसी पीढ़ी के हैं तो मैं अपने शब्दों में उनके लेखन को याद करूं। तो मैं लेखक के शब्द वहीं से ले रही हूँ। जिन जोखिम, खतरों और चुनौतियों से आज का लेखक और लेखन दोनों घिरे हैं, उनमें हर कलम को अपने याद दिलाते चले जाना बहुत जरूरी है कि लेखक से बड़ा लेखन है और लेखन से भी बड़े मूल्य हैं जिन्हें जिंदा रखने के लिए इंसान बराबर संघर्ष करता आया है, बड़ी से बड़ी कीमतें चुकाता आया है। लेखक सिर्फ अपनी निज की लड़ाई नहीं लड़ता, न केवल अपने दुख दर्द, हर्ष विषाद का ही लेखा जोखा पेश करता है, वह उन सबको खोजता है जो संघर्ष करते हैं, झेलते हैं और अनाम ही बीत जाते हैं। अनाम बीतने वालों को भी वो याद करता है और वो जो अपूर्ण को भी प्रणाम करने वाला जो भाव है वो उनकी युवा पीढ़ी को कृष्णा सोप्ती में लगातार दिखा ही है। लेखन मात्र लिखना ही नहीं, लेखन जीना है, भिड़ना है, सामना करना है, उगना है, उगते चले जाना है। लेखक को उगना होता है हर समय, हर मौसम और हर स्थिति में, अलग अलग पीढ़ियों के साथ, नजदीक और दूर होते रिश्तों के साथ, इतिहास के फैसले और फासलों के साथ। पहले मैंने अपने लेख में लिखा था, 4-5 दिन पहले हरिमोहन शर्मा सर की पोस्ट में ये पढ़ा और फिर से मुझे लग रहा है कि फिर से अर्पण कुमार जी का शुक्रिया कि ऐसे समय पे उन्होंने मुझे इन लाइनों से गुजरने का फिर से मौका दिया। और कितनी क्रियात्मकता है इसमें कि लेखक को ये करना पड़ता है। लेखक का काम शब्दों को पहचानना है, उनके मुखड़ों को, घरानों को जानना है, उनकी था मापनी है, उनके अर्थों की साख जांचनी है। हर शब्द का एक जिस्म, एक रूह, एक पोशाक होती है। ये सब मिलकर ही जीते जागते जिंदा विचारों को वहन करते हैं। मैं कहूंगी कि वस्त्र सज्जा की मतलब उनको क्या कहते हैं, फैशन डिजाइनर या जो भी कहना चाहिए हमको, अगर शब्दों की जो अपने अपने हर शब्द की एक पोशाक और पहरन है तो वो जितनी कुशल वस्त्र सज्जा में है ये सब जानते हैं। और जिस तरीके से वो भाषा अर्जित करती हैं या प्रकृति का वर्णन करते हुए वो जो उनका अकिंचन होना है
वो विराट के सामने नतमस्तक होना है, वो एक मुझे लगता है कि लेखक के लिए वो एक बहुत जरूरी शर्त है जो मुझे यहाँ मिलती है। उनकी विरासत को मैं जिस तरीके से देखना चाहती हूँ वो बात मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार। वर्तमान की विभत्सा के आगे वर्तमान की विभत्सता के आगे देखना जरूरी है, उसे बचाना जरूरी है। जो अहिंसा से अछूता रह गया उसे बचाना जरूरी है। ये वो विभाजन के समय विभाजन उन्होंने झेला है, अंत तक भी उन्होंने विभाजन में कुछ नहीं लिखा था। उनकी ये कृति अभी जस्ट उनके जाने से 1 आध साल पहले ही गुजरात वाली आई है, जो विभाजन के समय के उनके अनुभव में है। और उनमें भी उन्होंने बार बार उनकी जो प्रवृत्ति थी वो उन उज्जवल आलोक के पलों को बचाने की थी जो हिंसा से जो अछूते रह गए। और उस कृति में उनका जो मुख्य वो था वो ये भी था कि जब मनुष्य एकदम ऐसे करके हो जाता है कि वो अपना सब लूट पीट के आ चुका है, उस वक्त किस तरीके से वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, वो जो एक मैनरिज्म उस संक्रमण काल में उसको ओढ़ना पड़ता है जब तक उसने कुछ अर्जित नहीं किया, वो भी उसमें बहुत ब्यूटीफुली उसमें आया है इस किताब में। मैं थोड़ा सा हिस्सा उसका पढ़ने जा रही हूँ। जब मंजूर एहतेशाम को पहल सम्मान से सम्मानित किया गया तो उन्होंने जो उनके लिए बोला, वहां पे जो उनके वक्तव्य का एक अंश था, थोड़ा सा मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। लेखक की विशेषता पंक्तियों में शब्दबद्ध करने में नहीं, उस सोच को जीने में है जिसे कोई भी लेखक आत्म करुणा की बेहोशी में नहीं, धड़कती जिंदगी में से पकड़ता है और अपने खूंटे पर बांध लेता है। लेखक का आधा हिस्सा पाठक में पनपता है। सत्य की कई किस्में उपलब्ध हैं, अलग अलग काउंटरों पर, मतलब अन्य उपभोक्ता सामग्री की ही तरह यह बेचा जा रहा है। सत्य, सत्याभास और बहुत तरह के सत्य बोल के वो ये कहती हैं कि विराट सत्य, मेरा सत्य, तेरा सत्य, सत्य अब दुकान है। ऐसे में अब लेखक का सत्य बड़े लंबे रास्ते से कृति तक आता है और दूसरे शक्तिशाली सत्यों के सामने जरा कुछ और सा दिखता है। जब चारों तरफ तरह तरह के सत्यों की इतनी दुकान लगी हो तो लेखक का सत्य जो अपनी धीमी सी आवाज में आता है तो बड़ा कमजोर सा वह दिखता है। लेकिन आगे वो कहती हैं, दिखता है कमजोर सा पर नहीं साहब, वह लगता है कमजोर पर होता नहीं। लेखक कमजोर लगता है पर होता नहीं, वह सिरफिरा, ढीठ और मजबूत होता है। उसे मनमाने ढंग से कौन दबोच सकता है जब तक वह खुद ही हथियार न डाल दे। उसकी आत्मिक निष्ठा का इतिहास टकरावों से चुनौतियों का सामना करने की तौफीक रखता है, जरूरत रखता है। लेखक होने के नाते यह साथियों का प्रशस्ति पाठ नहीं, उनकी जीवित प्राणधारा है। अब ये बात मैं जो इतनी देर से बोलना चाह रही हूँ वो ये 2 लाइन रही होंगी, पर ये शब्द मेरे पास नहीं है। तो कृष्णा सोपती की जीवित प्राणधारा का हिस्सा होना मैं बोल रही हूँ उन्हीं की भाषा में ही, कि लेखक होने के नाते यह प्रशस्ति पाठ नहीं, उनकी जीवित प्राणधारा है। यह हम 5 सितारा लेखकों की बात नहीं कर रहे, जो दूर दराज हम बात कर रहे हैं, जो दूर दराज कस्बों में, गांवों में अपनी बौद्धिक ऊर्जा से अपनी प्रतिभा और अनुभव की अभिव्यक्ति करते हैं। उन्हीं के लिए हमारा यह विश्वास है, जो जनमानस का पक्षधर है, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रवक्ता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रवक्ता जो लेखक हैं और जिनके पास एक सच्चाई बची हुई है, जो अपने मूल्य में अडिग है, जिस तरीके से उन्होंने मंजूर जी के बारे में बोला उसी तरीके से वही प्राणधारा का निरंतर्य में हम भी अपने आप को देखते हैं। जैसा कि उनका निवेदन था अर्पण जी का, तो मैं थोड़े से कुछ हिस्से मैंने उनकी किताब के आधार पे निकाले हैं। कुछ मैंने आज ही के लिए लिखा है, कुछ आज के वक्तव्य के लिए अलग से भी लिखा। थोड़ा ईमानदारी सी नहीं लग रही थी कि पुराने से अपना काम कर लूं, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा मैंने जो अभी लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ उसमें से।
वैश्विक संकट के इस दौर में मैं जिस तरीके से देखती हूँ कि उनकी जो विरासत है उसको अपनी भाषा में थोड़ा कि बुद्धिजीवी वर्ग निर्णायक भूमिका में है, ऐसे में सोपती जी का सानिध्य दृष्टि भी देता है और आश्वस्ति भी। उनकी लेखनी से निकली अनमोल कृतियों को खंगाल कर आलोक के कण खोजें तो हमें समय के से जूझने के लिए बहुत सारे सूत्र मिलेंगे और हमें शायद इस प्रक्रिया को, इस जटिल यथार्थ को समझने में कुछ मदद मिले और आलोक पुंज भी मिले इस प्रक्रिया को, जिसके कारण कि लोकतांत्रिक मूल्य लगातार छींचते जा रहे हैं, आपसी भरोसा टूट रहा है, मीडिया पे भरोसा टूट रहा है, सार्वजनिक संस्थाओं का भरोसा दिन प्रतिदिन कम होता गया है। उन्होंने पूरी सदी के उतार चढ़ाव अपनी आंखों से देखे थे और जैसा कि सब जानते हैं कि अंतिम समय तक वो रिफ्लेक्ट कर रही थी करंट पे, अखबार वो पढ़ती ही थी और अपना प्रतिरोध भी वो अंत तक दर्ज करती रही थी। तो इस तरीके से पूरे सदी के उतार चढ़ाव का उनके पास अनुभव है, जहाँ सभ्यता करवट लेती है। तो उन बिंदुओं को करवट लेने के हम इनके साहित्य में समझ सकते हैं। और कृष्णा सोपती बतौर जिम्मेदार लेखक और जागरूक नागरिक देश की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को लेकर हमेशा सक्रिय रहीं। सत्ता के संवेदनहीन निर्णयों पर अपना रोष प्रकट करने पे उन्होंने कभी भी कोई कोताही नहीं की। सरदार सरोवर बांध बनने के निर्णय से जो हजारों आदिवासी विस्थापित हुए थे, उनके लिए उन्होंने जो राष्ट्रपति को काव्यात्मक पत्र लिखा था, उसका एक हिस्सा हम भी लोकतंत्र के भागीदार हैं। हमसे हमारे होने को क्यों समेटा जा रहा है? क्या हम आपके गणतंत्र की सौतेली संतानें हैं? क्या धरती से उनके गहरे जुड़ाव को हम इन सारी लाइनों में भी देख सकते हैं कि वो कहाँ देखती है राष्ट्र को? वो राष्ट्र को देखती है उसकी बहुरंगी प्रकृति में, उसके निवासियों के स्पंदनों में और जीवन की विविध रंगतों में उनके लिए देश धड़कता है। राष्ट्र की किसी भी मोनोलिथिक व्याख्या से उन्हें सख्त गुरेज रहा। दूसरे भाव के सम्मान की बात मैंने की ही। उनका साझी संस्कृति के ताने बाने समाज की अंदरूनी शक्ति से जुड़े थे, न कि सेक्युलरिज्म की किसी कृत्रिम अवधारणा से। राष्ट्र की आत्मा में स्पंदित महाकाव्यात्मक आख्यान को बचाने की कोशिश एक ईमानदार लेखक को हर हाल में करनी चाहिए, ये वो मानती थी। और लेखक को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से दूर रहना चाहिए। सन 2010 में उन्होंने ये कहते हुए पद्मश्री लेने से मना कर दिया था कि साधारण आदमी की भी अपनी विशिष्टता होती है। मैं उस साधारण आदमी की नुमाइंदगी करती हूँ, तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट से दूर रहना चाहिए ताकि जब मैं जो लिखना चाहूँ मैं लिख सकूं। नागरिक अधिकारों पर चोट हो या सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिशें 90 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी विरोध की ऊर्जा अपने भीतर से वो खींच ही लाती थी। और बुद्धिजीवियों लेखकों पे जब भी हमले हुए तो उन्होंने बहुत पुरजोर ताकत से अपना विरोध दर्ज किया। अपनी सारी धन संपत्ति सब कुछ भी वो साहित्य के लिए दे के गई हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसके उदाहरण कम मिलते हैं। कृष्णा सोपती जी को इस बात की साफ समझ थी कि समाज और राजनीति सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। उन्होंने राजनीति को वैचारिक सांचे से नहीं देखा। मैं थोड़ा सा टाइम को देखते हुए मैं उस उपन्यास में मैं आना चाहूंगी कि गुजरात पे हम आते हैं। विभाजन सोपती जी की संवेदना भूमि का मूल स्वर है। 51-52 वर्ष की उम्र में गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान पुस्तक में उन्होंने अपने आंखों देखे अनुभव दर्ज किए हैं। इस दुर्दांत हिंसा की स्मृतियों और दुस्वप्नों के चंद टुकड़े पुस्तक में दर्ज हैं, जिनसे गुजरकर उन्होंने अपनी बचपन की सहेली समेत कई अपनों को खो दिया। अपनों को खोए हुए लोगों की कराहें, चीखें, ताने पन्नों में बिखरे हुए हैं, जो विभाजन के लिए जिम्मेदार लोगों को इस हिंसा के लिए कभी माफ न कर सके। इतिहास के बदलने से जिनका पूरा भूगोल ही बदल गया और इस बदलने में उनके हाथ पूरी तरह खाली रह गए, रूह को लुहुलुहान करने वाले ये भीषण अनुभव रचना में संक्षेप में साकार किए गए हैं। इससे उस त्रासदी की टेक तो बनी रहती है जो उन्होंने भुगता लोगों ने, लेकिन उभारा उन्होंने उस जीवट को अधिक है जो सब चुक जाने पे भी सोचता है कि पर तुम खुद तो हो अपने आप में।
ये लाइन उनके यहाँ 2-3 बार आई है कि व्यक्ति सब कुछ चुकने के बाद सोच रहा है, पर तुम खुद तो हो अपने आप में, और अपने भीतर से नए व्यक्तित्व को जगाने की ये लपट उसका ये वाक्य मारता है। बचपन की सहेली बिंबो की माँ को छाती पीट पीट कर रोते पीटते देख सबका दिल दहल जाता था। कहती थी वो, है दुश्मनों, उसे वहीं रख लिया होता, उसका चोला बदल दिया होता, उसकी बाहें क्यों काट फेंकी। अरे सरकार वालों, कुर्सियों वालों, तुम्हारी भी वहीं जाए जहां हमारी पली पलाई सजरी परनाई बेटी गई। अरे खलकत को बचाने के लिए तुम्हारे पास पुलिस फोर्स नहीं थी तो क्यों बंटवारा माना था बापू गांधी, तुम क्यों चुप हो। जिस नेहरू को तुमने अपना पुत्र बनाया उससे अपना हुक्म क्यों ना मनवाया। इस ये कहती हुई और बिलखती हुई कई पात्र वहां पर हैं। इसी अनुभव पर उनकी एक कहानी भी है, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक पेज की कहानी है खाली। डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बुदबुदाते पथराई आंखों, सूखे बाल और नीले अधर लिए निर्जीव से लड़के की जान निकल जाती है। उसकी मिट्टी मिट्टी से मिल गई। लेखिका को लगता है कि आज भी मिट्टी से धीमी सी आवाज उठ रही है कि डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस कहानी में यही है कि वो नायक इस अपराध भाव को, इस यंत्रणा को नहीं सह सक रहा है कि उसकी आंखों के सामने इतना कुछ हो गया और वो कुछ नहीं कर पाया। वो यही बोलते बोलते मर रहे हैं। क्रूर हिंसा घोर यंत्रणा के अनुभवों को अल्प शब्दों में कहकर काले अध्याय के भीतर से मानवीयता की क्षीण सी भी गुंजाइश निकालकर उसे प्रकाशित करना ही लेखिका का उद्देश्य है। इन अनुभवों को सजगता के साथ वह साकार करती हैं कि पाठक पर अंतिम प्रभाव आदमियत की उस कौंध का हो जो हर कालिक को चीर कर भी किसी तरह अपना अस्तित्व बचा ही लेती है। जैसे मेरी माँ कहाँ कहानी में ब्लोच रेजिमेंट का यूनिस खां, जिसे अपने से कोई मोहब्बत नहीं, वतन के आगे अपना कोई ख्याल नहीं, क्रांति बिना खून के नहीं आती और इसी क्रांति से तो उसका नन्हा सा वतन पैदा हुआ है जिससे बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं। इस तर्क से अनेक लोगों की जान ले चुका यूनुस रक्त से भीगी सलवार में मूर्छित पड़ी एक छोटी बच्ची को देखकर रहम और मोहब्बत से भर उठता है। खून बहाने वाले हाथ शिथिल पड़ जाते हैं। अब किसी भी तरह बच्ची को बचाने के लिए बेचैन है और इस बेचैनी ने ही वतन के लिए हिंसा को जायज ठहराने वाले उसके तर्कों को सुन्न करके उसको आदमी बना दिया। यहाँ पे ये होता है कि वो खुद हिंसा कर रहा होता है विभाजन के जो से उपजे परिदृश्य में, लेकिन एक बच्ची को बचाने की जब उसके अंदर आदमियत जगती है तो फिर वो पूरा हिंसा के पार चले जाता है। पाकिस्तान से विस्थापित होकर अपनी हवेली जायदाद सब लुटाकर भारत के गुजरात में टीन के कमरे में किसी तरह अपनी गुजर बसर करने वाली मौसी से लेखिका की मुलाकात होती है तो मौसी भांजी ने एक दूसरे की तरफ बाहें बढ़ा दी। ये इनका अपनी कहानी आ गई गुजरात वाली किताब की। ऐसी सावधानी से कि बंटवारे वाले आंसू न निकल आए। कितना मार्मिक है कि कृष्णा सोबती जब अपने मौसी से मिली, जिनकी पूरी जिंदगी विभाजन से प्रभावित हो गई है, तो वो दोनों ऐसे करके एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हुए कि कहीं विभाजन वाले आंसू ना निकल जाएं। दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे से आंखें चुराती रहीं, आंखों की नमी बचाती रहीं। ऐसी ही सावधानी से आंखों की नमी बचाते हुए कृष्णा सोबती ने विभाजन की मर्मांतक पीड़ा को पन्नों में चित्रित किया है। किसी भी तरह मानवीय आलोक बिंदु को बचा लेने के लिए वे सन्नद्ध हैं। साथ ही वे देश काल के कोनों अंतरों में छिपी उस बारीक सलवट को भी पहचान लेना चाहती हैं जिससे मनुष्य के अगर कोई पदचाप भी है समय की, जब विभाजन की घटित हो गया उतनी बड़ी त्रासदी, तब विभाजन दूर दूर तक कहीं परिदृश्य में नहीं था, तो उसकी हल्की सी पदचापें कहाँ रही होंगी। इसके लिए उन्होंने जिंदगी नामा और वो सारी कृतियों में आया है। उनके हल्की से हल्की उस सलबट को भी उनके कान नहीं छोड़ना चाहते कि जहां पे ये सुनी गई होंगी, ताकि आगे ऐसी चीजों को रोका जा सके। तो इन सारी चीजों से हम देखते हैं कि उनका जो इतिहास बोध है वो बहुत सटीक है। मैं इन सबको स्किप करके फिर से गुजरात वाली किताब का एग्जाम्पल दूंगी। 2 साल सिरोही के राजकुमार तेज सिंह की गवर्नेंस सोबती जी रही, इसलिए रियासत के तौर तरीकों को भी उन्होंने करीब से देखा कि शासन का रुआब किस तरह इस वर्ग के खून में बहता है।
राजमहल का हवा पानी पूरा माहौल ही ऐसा है कि राजबोध बचपन से ही भीतर तक पुष्ट कर दिया जाता है। यही अनुभव जो उन्होंने वहां रियासत के देखे थे, वो उनकी एक कहानी खम्मा गढ़ी अन्नदाता में आता है। ये खम्मा गढ़ी अन्नदाता कहानी इस अनुभव को बहुत अच्छे से बयां करती है कि जब सभ्यता की नोक पे जब पूरी ढह रही है, वहां पे जब वो अपना तथ्य रखती हैं, तो लेखिका की आंखों से तो देखा, पर एक राजा की आंखों से कैसे देखती है कि अंतिम रात बिताने पे राजा के भीतर बेतरह आंधियां चल रही हैं। अगली सुबह उसकी रियासत लोकतंत्र के हाथों में चली जाएगी, वो तथ्य स्वीकार ही नहीं कर पा रहा, उसका पूरा मानसिक तवाजन बिगड़ गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि राजा की नजरों से भी इस उस समय की करवट को देखना, और उसका बिल्कुल बैलेंस बिगड़ चुका है। राजा को लग रहा है कि जनता अंधी हो गई, इतिहास अंधा हो गया, हमारी सत्ता में तो प्रजा का हित और सुख था, देर सवेर तो राजा को की जरूरत पड़ेगी ही जनता को, फिर ये कहाँ जाएगी जब हम राजा ही नहीं रहेंगे। तो लगता है ये अंधी हो गई है, इसको अपना कोई सुख समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो लगता है कि इतिहास रास्ता भूल गया है, जनतंत्र राजा की कल्पना में कहीं से भी नहीं अट पा रहा, उसको लग रहा है इतिहास रास्ता भूल गया। जब ये समझ आएगा इसको बाद में कि इसने क्या कर दिया रास्ता भूल के, वे इतिहास के पहियों की मनमानी नहीं करने देंगे। यह तो अन्याय है कि जिधर सड़क ही नहीं उधर को ही पहिए हो, आखिर रास्ता देखकर ही तो चलना चाहिए इतिहास को भी। यह तो सारथी का कार्य नहीं कि एक अन्याय को मिटाने के लिए दूसरा अन्याय करे। तो जनता की अवज्ञा जब राजा नहीं झेल पाता, तो ये एक बहुत ही अच्छा था कि रास्ता है ही नहीं, कहाँ जा रहे हो राजा की नजरों से। राजा की जिंदगी में आया ये तूफान वेदना को राजा की आंखों तक सरका कर ले आया है। अब वेदना के रहने की जगह तो जनता के बीच थी, राजा की आंखों में तो वेदना के लिए कोई जगह थी ही नहीं। वो तो हमेशा सौंदर्य को प्रखा करती थी वंश की ज्योति की चमक से। तो इतिहास की धार दरकने से वेदना का संस्पर्श भी राजा को मिल गया, और ऐसा लगा कि जो आंसू है उसने कहीं उसे जनता के साथ एकाकार किया। और इस तरीके से हम उम्मीद कर सकते हैं ये विरासत के लिए, ये कहानी मेरे को विरासत वाली बात के लिए पक्का ही बोलनी थी, उस निरंतरता के लिए, क्योंकि हम जिस तरीके से इसमें देखते हैं कि राजशक्ति जनशक्ति में विलीन होते हुए ऐसी कई सारी चीजें, उनमें जितनी भी तरह के दो विरोधी युग्म हो सकते हैं, उसमें एक की धड़कन को हम दूसरे में विलय होते हुए देख सकते हैं कि अंततः इतिहास की गति किधर को है और ये किधर को क्या विकास करेगी। मैं थोड़ा सा पोर्शन चन्ना उपन्यास के चन्ना उपन्यास का भी पोर्शन में थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ। हालांकि मैंने इसका काफी बता दिया, मेरे ख्याल से मैं अपनी भाषा में बताऊंगी तो कम समय में बता पाऊंगी। कि कृष्णा सोबती का सबसे अंत में प्रकाशित हुआ, पहले आया था। इसमें जो है वो इकलौती लड़की है, दबंग संतान चन्ना, उसका लड़की होना खुद को मजबूती से स्थापित करने और अपनों का सहारा बनने से उसको रोक रहा है, जबकि वो शारीरिक मानसिक बल पे लड़कों से 20 है, निर्णायक क्षमता से भरपूर है, अड़ियल से अड़ियल घोड़ों को साधना जानती है और स्थितियों को भी। रोना शर्माना संकोच का उससे दूर दूर तक नाता नहीं। लड़की से स्त्री बनते जाने में देह के जो परिवर्तन होते हैं, अच्छा वो जिस विस्तार से आए हैं वो भी हिंदी साहित्य में शायद अगर ये पहले छपती तो वो पहली धमक होती, लेकिन ये छपी बाद में है। और इसके भी ना छपने की कहानी है ना, क्योंकि प्रकाशक ने अपनी इनकी पंजाबी भाषा शब्दों को हिंदी में बदल के इनका वो कर दिया था, सुधार दी थी इनकी रचना। इनको वो सुधारना पसंद नहीं आया, सुधार इन्वर्टेड कॉमा में बोल रही हूँ, उनको वो सुधारना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने वो पैसे देके उसको सारी प्रतियां ले ली, फिर ये बाद में आया। तो इसमें टाइम हो रहा है तो मैं अपनी ही भाषा में बोलती हूँ कि हम ये देखते हैं कि इस तरीके से वो एक एसेट करती हुई जिंदगी जीती है, उसके अंदर भी सारी कामनाएं पलती हैं, उसको उसके प्रेमी पुरुष हैं उसको चाहने वाले, जो उसकी तरह प्रस्ताव भी एक तरीके से प्रेम प्रस्ताव देते हैं, लेकिन उसे ये लगता है कि इस जिंदगी में से और जो मैं जिंदगी अपनी तरह से जी रही हूँ, जहाँ मैं समाज की, घर परिवार की सबकी जिम्मेदारी लूंगी, उसमें से एक चुनना पड़ेगा, वो ये लड़की वाली बात।
तो उसे लगता है कि उसे जिम्मेदारी चुननी चाहिए, और इस सब में जो पुरुष को वो बहुत बारीकी से देख रही है कि कैसे कैसे अपनी माँ को देखती है कि जो उन दोनों जिंदगी भर एक दूसरे से उन्होंने उसकी माँ के से बहुत प्रेम करने के बावजूद भी उसने दूसरी शादी कर ली थी, तो उन औरतों में कभी दोनों में बहुत अच्छे स्वस्थ भाव हो भी नहीं सकते थे। तो बताना मैं ये चाहती हूँ कि लेकिन जब चन्ना बड़ी हुई है, उन परिपक्व निगाहों से उसने देखा कि जो श्यामा पढ़ाती थी उसके पास शादी के बाद जिसको जिसको ये कहा जा रहा है कि उसने हमारी सारी चीजें चुन ली, वो देख रही है कि उसने तो किताबों की अलमारी उसकी छिन गई, उसके तो किताबों की अलमारी या किताबों से भी उसका कोई भी रिश्ता नहीं बचा। तो वो देख रही है कि एक शादी करने के बाद वो कैसे पूरा का पूरा उसके पिता की एक छाव में एक छाया सी होके रह गई है। तो उसको वहां सहानुभूति जागती है और वहां भी उसका संबंध बनता है। तो इसको मैं यहाँ पे पढ़ लेती हूँ कि बड़ी होते ही चन्ना समझ लेती है कि पति को खुद से बांधे रखने के लिए सौतेली माँ को कितने जतन करने होते हैं, और उसके दिल के प्यार श्यामा से जुड़ जाते हैं। वह साफ देखती है कि पति के न रहने के पास स्त्री के पास बचता ही क्या है कि वो उसकी असुरक्षा से ना भरे। और धर्मपाल की मृत्यु के बाद आंखें सूजी हुई थी उसी माँ की, श्यामा की, और ऐसा लगता था कि देह को उन्होंने छोड़ रखा है, और वह छूटी छूटी देह श्यामा की नहीं धर्मपाल की ही थी, जिस पर से धर्मपाल का हाथ उठ गया था। तो ये इस भाषा से ज्यादा मतलब एक एक कहीं से भी अगर मैं कोई पोर्शन उठा के देखूं तो पितृसत्ता को इससे ज्यादा अच्छा वो क्या कहेंगे कि ये पूरी छूट गई देह, और ये धर्मपाल की देह है, उसमें श्यामा का कुछ भी नहीं बचा। आगे भी एक बार आता है कि विवाह पूर्व अध्यापिका थी और पति के मरने के बाद किताबों की अलमारी पहली बार उसने देखी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पितृसत्ता, और बाद में जो इनके वक्तव्य आते हैं वहां पे भी जब ये राष्ट्र की बात करती हैं, पितृसत्ता शब्द इनका कहीं भी स्त्री की बात करते हुए एक बार भी पितृसत्ता नहीं आया। इनके साहित्य में जुमलेबाजी है भी नहीं, ये बिना प्रतिरोध की शब्दावली को प्रयोग किए हुए प्रतिरोध करती है, बल्कि यथार्थ को सामने लाके दिखा देती हैं। लेकिन जब ये राष्ट्र की बात करती हैं, जब ये एक नागरिक होने के नाते राष्ट्र और संस्थाएं किस तरीके से आपका शोषण कर रहा है, आपको सिकंजे में कस रहा है, जब वो बात करती हैं तो अक्सर ये शब्द आता है कि राष्ट्रवादी संस्थाएं पितृसत्ता की तरीके से काम कर रही हैं। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि उनको किसी भी तरह से कि उनको इस बात का बहुत अच्छे से एहसास नहीं था। मैंने अगर कोई आलोचक इन लाइनों को क्रॉस करके भी आगे बढ़ जाना चाहे तो उनके वक्तव्य में सीधे सीधे ये चीजें आती हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन मैं इस किताब से इसमें बताना चाहूंगी कि जो ये चन्ना का पिता है, जो दो पत्नियां के बाद भी एक तीसरी यंग लड़की है जिसके प्रति ये मोहित हो रहा है, और वो लड़की इतनी उपेक्षित है कि उसको कभी प्यार की नजरों से कभी किसी ने देखा ही नहीं है आज तक, इसके पिता के घर में रहने आई है। तो अब वो उससे शादी करने की सोच रहा होता है और उसकी तरह से पूरा आकर्षित है, और लड़की भी उससे प्रेम करती है। और कितना स्वाभाविक था वो कि उसने तो जिंदगी में उसकी माँ, उसको किसी से भी आज तक उसने प्यार के शब्द नहीं सुने। तो उसके लिए तो एक जोड़ी कान, जहां भी सहानुभूति आ जाए वहीं एक, जब विकल्प ही नहीं है, एकमात्र इंसान हो तुम जिंदगी के, तो उस तरीके को अगर हम प्रेम कहें तो वो भी प्रेम करती है, सहज वो भी बहुत खुश है शादी करने के लिए। लेकिन जब वो उससे जस्ट पहले ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, उससे जस्ट पहले चन्ना जो किशोरी हो चुकी है वो अलग रहती है, वो अपने नाना नानी के साथ रहती है, यहाँ नहीं रहती क्योंकि यहाँ उसकी दूसरी माँ है। तो उसका अपनी बेटी को उसने ऐसे पलते बढ़ते नहीं देखा है चन्ना को। जब उसकी बेटी उन दिनों आई होती है और वो अपनी किशोरी बेटी को गले लगाता है, तो जब वो इकलौती बेटी है यही, और वो भी नाना नानी के साथ रहती है, जब वो गले लगाता है तो बहुत ही प्यारा दृश्य है वो। तो उसके मन में पितृत्व की पहली बार भावना आती है। वो भावना इतनी प्रबल थी कि उसके बाद जब वो लड़की वो अपने स्त्री वाले प्रेम के साथ उसके पास आई है और बिल्कुल ऐसी तैयार बैठी है कि शादी होनी है, कुछ होनी है, लेकिन जब वो उसको कुछ करते हुए फिर उसके हाथ में सिर का आशीर्वाद वाला हाथ रखता है और उसकी शादी किसी और से करा देता है,
कि अपनी किशोरी बेटी से गले लगने भर से उसके अंदर का पिता जाग जाता है। अब उसके लिए ये मंजूर नहीं है कि वो इतनी कम उम्र की बेटी की उम्र की स्त्री को पुरुष की नजरों से देखे। इस तरीके के कितने सारे चीज यहाँ पे आती हैं जहाँ सामंतवाद की और पितृसत्ता की तमाम खूंखार पन को, उनकी शोषण को, उनके सिकंजों को समझते हुए भी कुछ ऐसा सौंदर्य कोई जो मध्य वर्गीय परिवारों की नैतिकता में जो है, उस सौंदर्य को ये बहुत अच्छे से उभारती हैं। उस सौंदर्य को भरपूर ताकत से उभारना और भरपूर ताकत से उसके शोषण की बात करना, मतलब दिखा देना। जैसे तीन बहनें कहानी में वो दिखाती हैं कि सारी बहनें अलग अलग चिटक चुकी हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों से जो वो दिखा पाती हैं, ये मेरे को लगता है कि किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती। चेतना की परतों पे हमने इसके बात की थी। मैं थोड़ा सा मैं ये देख रही हूँ कि अगले 2-3-4 मिनट में कौन सी इम्पोर्टेंट बातें मैं करूं। और एक विरासत की अगर मैं उनकी बात करूं तो हम लोग आलोचना का तो हमें करना नहीं आती है, बट आलोचना का असीखने की रास्ते में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो उस आधार पे मैं देखूं तो मुझे इनकी जो इनका कृष्ण और सोपती वैद सोपती संवाद जो इनकी पुस्तक है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाए हैं। उसमें से एक बिंदु इनका ये भी है कि जब ये बात करती हैं कि आलोचना को साहित्य के केंद्र में होना चाहिए था, और बहुत बहुत बढ़िया वो सार्थक चर्चा है साहित्यकारों का आत्ममुग्ध होना, किस तरीके से सतही साहित्य केंद्र में आ जाता है, स्तरीय रह जाता है, और अगर आलोचना केंद्र में होती तो कथा साहित्य के उत्कर्ष को कितनी मदद मिलती। ये सारी बातें उसमें बहुत अच्छे से दर्ज हुई हैं। नेमीचंद्र जैन कैसे इस विधा की ओर मुड़ गए, अगर वो इसी विधा में टिकते तो शायद कुछ हो पाता। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि वो बोलती हैं कि कभी भी किसी भी लेखक को ये नहीं कहना चाहिए आलोचना से कि इस कृति पे करो, क्योंकि उसे अपना समय, उसका अपना हक है आलोचक का कि वो अपने समय से कृति को चुने और अपने ढंग से उसकी व्याख्या करे। तो वो जो पूरा संवाद है, ये बात मुझे बहुत मानीखेज लगती है, इसलिए तो मैंने साझा की ही। बट मेरा साझा करने का ये अर्थ भी है कि जब हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो हमको कुछ आलोचकों के पहले से किए हुए पाठ से हमारी सहमतियां नहीं बनती हैं, तो फिर उस वक्त हमें ये भी लगता है कि जब हम उनके वक्तव्य देखें या हम संवाद देखें तो लेखक होते हुए कभी वो आलोचना करने नहीं कहेंगी, आलोचना ने जैसा उसका पाठ किया है उस पर वो सीधे कुछ नहीं कहेंगी, पर वो पूरी अपनी जो बातें करते हुए बता जाती हैं, उससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिसेप्शन से उनके अंदर कहीं कोई सलबट तो पड़ी होगी, और उनका जो अपना लेखकीय व्यक्तित्व है वो उससे प्रभावित हुआ होगा। और मुझे लगता है कि कुछ एक आध बातें और बस करके मुझे ये बंद करना चाहिए अपना वक्तव्य। और मैं आपसे माफी चाहती हूँ इस चीज की कि इस बात के लिए कि मैं बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं बोल रही हूँ। व्यवस्थित करने के लिए थोड़ी सी और तैयारी की जरूरत थी, बट मैं एक बार जो मैं बोल भी चुकी हूँ, पर मैं एक अंतिम मैसेज की तरीके से भी इसको पढ़ना चाहती हूँ थोड़े से शब्द को, कि उनके समय में चेतना की अनेक परतें एक ही समय पे सक्रिय रहती हैं। ये कृष्णा सोपती की सबसे बड़ी ताकत भी और सीमा भी है। उनके भीतर कई तरह के विभाजन निरंतर बने रहे, जिनको समंजित कर वो भीतर एक इकाई नहीं गढ़ पाती और कई सारी पहचानों में बटी रहती है। निर्द्वंद होकर इसमत की तरह स्वत्व बोध भले वो न अर्जित करें, लेकिन कृष्णा सोपती के साथ संभवतः ऐसा नहीं होता। व्यक्ति का आत्म ही वह टूल है जिससे व्यक्ति दुनिया से जुड़ता है, उसकी गढ़न पर ही उसकी रचना यात्रा, जीवन यात्रा निर्भर करती है। उम्मीद जगी थी कृष्णा सोपती का सशक्त साहित्य पढ़ के कि मित्रों, रत्ती, महक, बानो, पाशो, चन्ना, मन्नो, राबिया, शाहानी जैसे व्यक्तित्व संपन्न पात्र गढ़ने वाली सोपती जी अपने पड़ाव में, अगले पड़ाव में परिवार की कीमत पे व्यक्तित्व या व्यक्तित्व की कीमत पर व्यक्तित्व की कीमत पर परिवार पाने वाली स्त्रियों से आगे के पात्र रचेंगी, जिसमें लड़की और अम्मू मिल गए हो। तो ये मैं पहले भी लिख चुकी थी और मैंने दोबारा कृष्णा सोपती को पढ़ के देखा, तो ये भी, तो दोबारा भी मेरे दिमाग में यही बात आई कि हम हसमत के भी मैंने सारे हिस्से फिर दोबारा खंगाल के देखे, तो फिर से मुझे लगा कि
अगर उनकी मित्रों से भी हिंदी साहित्य का ये परिवार थोड़ा सा अपना विकास करता तो ये चटक रंगों के साथ हमें ये लड़कियां देखने को मिलती। और जो मैं सोचती हूँ कि जो यात्रा हमारे पैरों से भी, हमारे मतलब हम सारे के सारे मिलके भी अगर एक कृष्णा सोबती की कुछ यात्रा में 2 कदम भी आगे बढ़ सकें, जो उनके आगे की पीढ़ियां हैं, तो मुझे लगता है कि वो यही हो सकती है कि जहाँ पे स्त्री को एक आयाम छोड़ के दूसरा आयाम नहीं करना पड़े। और बाकी तो हमने जो सभ्यता की, नागरिक की, लेखक की बात की कि लेखक से वो जिस प्रतिरोध की, जिस सच्चाई की बात करती हैं और कथनी करनी के अंतर को वो बिल्कुल भी नहीं मानती हैं कि आप जिन मूल्यों पे लेखक का पूरा भरोसा है वो उन पे अडिग रहे। इस तरीके से हमको उनके इतिहास में जो एक व्यापक नैतिक मूल्य मिलते हैं। और स्त्रियों को तो वो अपने आप को स्त्रीवादी लेखिका नहीं मानती थी, इसीलिए उनको लेखिका शब्द कहना पसंद नहीं था, लेकिन हम उन्हें लेखिका कह के ही याद करेंगे, क्योंकि स्त्री रचनाकारों के लिए ये पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो उनको एक लेखिका शब्द में उतना वजन नहीं आता जितना लेखक कहने से आता है। इसलिए लगता है कि तुम एक छोटी चौहद्दी में उन्हें बांध दे रहे हो। लेकिन हमारे सामने तो कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, ममता कालिया, मृदुला गर्ग और इतनी बड़ी अब विरासत हो गई है कि अब लेखिका शब्द में पूरा वजन पड़ गया है। हमें तो लेखिका, और मैं हंस की समकालीन कहानियां पढ़ती हूँ तो मुझे तो लेखिका शब्द कई बार लेखक से ज्यादा वजनदार लगता है। तो हम तो एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ लेखिका शब्द मुझे लगता है ज्यादा वजनदार होगा, क्योंकि स्त्री दृष्टि एक नई दृष्टि है, वो हर किसी को ही उसको आत्मसात करना होगा। पुरुषों में कुछ ज्यादा लोगों को ये सुविधा मौजूद होगी जो स्त्री दृष्टि को ना अपनाए, स्त्रियों में स्त्री दृष्टि को, नई दृष्टि को अपनाने वाले ज्यादा होंगे, तो ये ज्यादा वजनदार शब्द बनने वाला है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि हम इस कृष्णा सोबती जो हमारी पुरखी लेखिका है उनकी इस विरासत को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे जो बिंदु हमने अभी बोले। और मैं फिर से सभी जुड़ने वालों का, मैं आप सबके कमेंट पढ़ के अलग से राय दूंगी, जवाब दूंगी आपके, और धन्यवाद करूंगी। मैं आप सभी की आभारी हूँ जिनके मुझे लगातार कमेंट आते रहे। पर समय को और न जाया करते हुए मैं आप सबका एक साथ धन्यवाद करती हूँ और जन सुलभ पुस्तकालय और अनपढ़ जी का धन्यवाद करते हुए उनको सौंपती हूँ बागडोर। जी शुक्रिया रश्मि रावत जी, आपने समय निकाला और इस तरह से सोबती साहित्य के विभिन्न जो महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो रचनात्मक यात्रा है, उस पर बातचीत की। बहुत बहुत आभार उन तमाम दोस्तों का भी जो हमारे साथ बने रहे और अपनी टिप्पणियों से इस वार्ता को जीवंत बनाए रखे। शुक्रिया। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अब से कुछ देर बाद ठीक 8 बजे से हम लोग मृदुला गर्ग जी को सुनेंगे। मृदुला गर्ग जी, जिसकी चर्चा अभी रश्मि जी भी कर रही थी, किस तरह का अपना एक खास जगह रखती हैं साहित्य सृजन में, और कृष्णा सोबती जी के साथ उनके कैसे संबंध रहे, किस तरह की बातचीत हुई, वे भेंट किस तरह के विषयों को समेटी हुई भेंटें रही, इन सब पर चर्चा होगी। तो आइए एक बार पुनः ठीक 15 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं और कृष्णा सोबती जी पर मृदुला गर्ग जी को सुनते हैं। एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद रश्मि रावत।